जोधपुर महेंद्र सिंह जी जोधपुर। पुस्तक की प्रस्तावना है लोकतंत्र के चुनाव का उत्सव नहीं आयोजना सत्ता परिवर्तन की औपचारिक प्रक्रिया। लोकतंत्र का वास्तव जाकर जन भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय। जब शासन जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करता है तब लोकतंत्र जीवित रहता है, और जब जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तब लोकतंत्र सशक्त होता है। जन न्याय अधिकार इसी चेतना का परिणाम है। यह पुस्तक 99 संघर्षों और सवालों की अभिव्यक्ति है जिन्हें आम नागरिक प्रतिदिन महसूस करता है। गांव की फुटपाथ से लेकर सरकारी दफ्तरों तक, पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक आमजन को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं भेदभाव है, कहीं प्रशासनिक उदासीनता है। ऐसे समय में आवश्यकता है ज्ञान की, संगठन की और संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा का अधिकार देता है। परंतु अधिकार तभी सार्थक अधिकारों, कर्तव्यों और कानूनी उपायों से परिचित कराती है। इसमें ग्राम सभा की शक्ति, सूचना के अधिकार का महत्व, प्रशासन की जवाबदेही, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, सामाजिक न्याय और जन आंदोलन की भूमिका को सरल और व्यवहारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया। यह पुस्तक ज्ञापन दें और उनका समाधान कराएं। मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा सक्सेस हो जाएगा। इस अवसर पर मैं श्री भगवान सिंह जी को, इस राजस्थान जन अधिकार मंच को मेरी तरफ से 3 पुस्तकें भेंट कर रहा हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण की जन कल्याणकारी योजना है। तो ये आप अपने लाइब्रेरी में रखवाएं और इसका अध्ययन करावें। मेरी तरफ से आप बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आमंत्रित किया इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हालांकि समय के अभाव में कई बार और भी वक्ता बोलेंगे, मैं अपनी बात यही कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी की समस्याओं का समाधान के लिए मैं ये राजस्थान जन अधिकार मंच आगे आए और किसी भी डिपार्टमेंट में जो ऑप्शन नहीं काम कर रहा है उसको करना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, मतलब उसकी कहने की हद है। आपको सबको पता है, रोज पकड़े जा रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोज ये भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। इस 2 समस्याओं पे समाधान अगर हो। दूसरा मेरा युवाओं से आपसे निवेदन है, और जो भी मतलब आजकल दुर्घटनाएं देखते हुए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बहुत सावधानी और सतर्कता से चलावे। मैं उदयपुर और पाली रहा था तो मैंने सैकड़ों फैसले किए, तो कईयों के लाइसेंस नहीं, कई बीमा नहीं, तो इस टाइप से नहीं है। वाहनों का बीमा होना चाहिए, अपने ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और सावधानी और सतर्कता से वाहन चलावें। जीवन अमूल्य है। अधिवक्ता गण को भी मेरा सादर प्रणाम। और मेरे सामने जो विराजे हुए सारे जो साथी हैं, जो पारदर्शिता, जागरूकता, सारे चीजें जो अवेयरनेस की फैलाने वाले और एक प्रकार से लोकतंत्र के प्रहरी, आप सबको भी मेरा सादर नमन। क्योंकि आप सब लोगों का, वैसे अधिकांश लोगों में से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरे सामने विराजे, और मैं आप लोगों से सीखता रहता हूँ। और आप लोग सरकारी सिस्टम में ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि सरकारी सिस्टम की खुद की भी जिम्मेदारी है, उसको ठीक होना चाहिए। लेकिन आप लोग कोशिश करते हैं, हमें अवेयर करते हैं, हमको जागरूक करते रहते हैं कि गलतियां हैं वो भी सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे में भी एक रिफाइंड अप्रोच जो आती है उसकी झलक होनी चाहिए। और जो ये पुस्तक है, मैंने अभी देखा इसमें बहुत सारी चीजें जिनसे हम लोग रोजमर्रा हमारा काम पड़ता है। इसमें लोक सेवा की गारंटी का अधिनियम है, सुनवाई का अधिकार है और RTI है। इस तरीके की सरकार के द्वारा जो सक्रियता होगी, क्योंकि बच्चे तो किसके खराब होंगे, हमारे तो हो रहे। इस सिस्टम को भी आपको एक्टिव करना पड़ेगा। बाकी भ्रष्टाचार एक शब्द है, जैसे सबने कहा कि भ्रष्टाचार है, मैं तो इसको मानता हूँ बहुत व्यापक अर्थ में मानता हूँ।
भ्रष्टाचार शिष्टाचार का विपरीत शब्द है। शिष्टाचार ये कहता है कि किसी को किस रूप में बोलना चाहिए, एक शिष्ट भाषा क्या होती है और एक भ्रष्ट क्या होती है। तो भ्रष्टाचार को हमने अब बहुत बाइबली या उस रिश्वत में शामिल कर दिया, मतलब उसको ही हम भ्रष्ट मानते हैं। जो अधिकारी या जो चाहे कोई भी व्यक्ति अगर रिश्वत ले रहा है तो वो भ्रष्ट है, जबकि अगर वो अनुशासनहीन है, उसका आचरण अगर सही नहीं है तो भी वो भ्रष्ट है। अगर वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, समाज के प्रति संवेदनशील नहीं है, उसकी बहुत सारी चीजें, ये जो आचरण की जो परिभाषा, आचार की जो परिभाषा है, उसमें सब चीजें शामिल है। तो ये इस रूप में हम उसको अगर धन या उस बाइबली के रूप में लेकर के और उसकी परिभाषा को अगर हम सीमित कर लेते हैं तो वो शायद नहीं हो सकती है। बाकी इस तरह की जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में मैं भगवान सिंह से निवेदन करूंगा कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनको दें, ताकि बच्चे पढ़ के आएंगे ना तो वो ज्यादा जागृत होंगे, क्योंकि ये क्लास लेवल पे भी ये चीजें सब किताब। इसके लिए भगवान सिंह जी को अभी नरपत सिंह जी के भगवान सिंह का दूसरा रूप भी सामने आया। हम तो देख रहे ये आरटीआई कार्यकर्ता, अब तो लेखक के रूप में दीप सिंह जी सावधान हो गए, भगवान सिंह जी लेखक बन गए। तो एक बात उन्हें भगवान सिंह जी ने लंबी चौड़ी बात नरपत सिंह जी ने कह दी। अब तो इस विषय का मैं जानकार हूँ। ये तो हमने ये सुना है सबसे, इसका मैं भुगत को मेरे खिलाफ सज्जन सिंह जी एक एडवोकेट है, 2023 से लगाकर आज तक की दुनिया भर की शिकायतें मांगी। नरपत सिंह ने कहा ये इसमें कुछ सीखने को मिलता है, तो मैंने हर उस मांगी हुई चीज का जवाब दिया। तो उन्होंने जो मांगा बात आपका नहीं होना चाहिए। इस बात पर ही आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो भी युवा बेटी, आप किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, समाज में अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए किससे अगर इस प्रकार की जानकारी मांग कर छोड़े होकर घूमते हो तो ये समाज और देश के लिए ठीक नहीं है। आप आराम से मांगिए, समाज से अगर हित होता है, किसी व्यवस्था में सुधार होता है तो आराम से मांगे, तो आपका भी दिल भी रहेगा हाँ मैंने उस देश और समाज के लिए किया। आपका उसको मेरे को सीधा करना है, किसी जनप्रतिनिधि को, प्रशासन को मैं ज्यादा मुर्गा घाटी दूंगा। तो हमें देखो एक मतलब कटा भरो, हमें देखो स्कूल चलाओ। मैदान में मेरा जोड़ा सगला जागरूक भाइयों और मातृशक्ति, मैं आपकी गरिमामय उपस्थिति ने निमंत्रण करूं। आज आप एक किताब ने विमोचंद्रा साखी में लिया हो। बात यूं चले कि जठे कर्तव्य और अधिकार एक सागे चाल्या करे, पण आज जमाने में कर्तव्य की तो मांग हुए पण अधिकारों की बात आवे उन टाइम जो जिम्मेदार लोग हुए वे मुख मोड़ दिया करें। तो उन अधिकारों ने प्रति आपने जागरूक करवा वास्ते वो एक पोथी लिखी भगवान सिंह जी लाभराऊ। तो आपने घना रंग है कि आप आम जन ने जागरूक करवा वास्ते एक 100 पाउंड किताब लिखी और वो किताब एक अबला सबला शास्त्र बनेगा एड़ी मने आशा है। भगवान सिंह जी कई सालों से चर्चित है आरटीआई के मामले में, और आपने नाम से कई लोग नाक भाव भी सिकोड़े के पता नहीं हो कई करेगा। तो एडो भाव अधिकारियों में और सरकारी नुमाइंदों में बैठो चाहिए, वो आज भगवान सिंह जी के नाम से है। भगवान सिंह जी हर किसी शोषित प्रताड़ित और पीड़ित आदमी ने सके हैं। हमारा भी एक दो मैटर आप सुलझाया। आप न तो LLB है न कोई कानून की पढ़ाई है, फकत पोथियों पढ़ और ज्ञान अर्जित करो और हियरा कपाट खुलिया। और आज आप देखो कि बड़ा बड़ा वकील और न्यायिक जुडिशरी का लोग भी आप उसके सलाह लेने में आया करें। तो आप ही इन
कुशलता ने और इन सक्षमता ने मैं निवड करूं। भगवान सिंह जी, आप वाकई जो मार्ग अपनाए हो उनमें आप सौंठी पहल कर रहा हो। मैं आप थोड़ी सी इन मुद्दे से हट बात करनी चाहूं कि आज मिनकरे माथे वैश्विक संकट है। मिनक इतो स्वार्थ पड़े में गिर गयो है कि प्राकृतिक संतुलन रे प्रति वो बिल्कुल लापरवाह हो गयो है। आज आडावाली स्थिति आप सुनी, जगह जगह पर्वत तोड़ी जा रहा है और उन संरक्षण ने नाम माते सरकार मौन है। आप कहीं भी रहे हो और साची बात है कि आज मिनक आपकी मौत ने निमंत्रण दे रहे है। मिनक पड़ो तज मानवी हड़क्यो हो हेड़ाड़ एकाटे कुदरत खोकड़ी अगणो करे उजाड़ एडी का डोंगर डोलिया माथे चाड़ मशीन ए खड़ा कर खोदरी जमण रूप जमीन रन रोही घण रूपड़ा और जठे बसे बन जीव ए मिनखो कोतक मोंडियो सुनी कर दी सीव। आप देखो जीव जनात और वनस्पति और जैव संपदा ऊपर संकटरा बादलियां मंडरा रहा है। तो इन बाबत आपने जागरूक होना पड़ेगा। आज जैसलमेर लोग जथा बड़ और बचाव वास्ते जयपुर कूच कर रहा है। अपने भी इन बाबत और समर्थन करना चाहिए कि वो प्रकृति जो खोक है इनो असीमित दोहन कर रहे हुए आज रो मिनक के समंदर के सितार धरण पर सरवर खड़खड़ निर्मल नद खड़के गूंजत जलधार पखाड़त गिरवर रवे धरणा खणरण के सृष्टि कर करत जगत जल दूषित हरदम जलधर कौन हरे कुदरत धन रूप विखंडित कर मिनक आज बिन मौत मरे की मिनक आज बिन मौत मरे। दरखत बन राज काट शाह दूठल कुंदन बड़खन नाश कियो मायर खंडार झूठ नर मूर्ख ऐचोर जन बन दो बाग दियो और गौदार उजाड़ अवनी चतुर्माश पशु के विचारे कुदरत धर रूप विखंडित कर मिनक आज बिन मौत मरे जी मिनक आज बिन मौत मरे। कुदरत रे मोए आज एड़ा दरखत रूख विलुप्ति कगार माथे है के काटले जात रोहिडा कुंबट आठ बोरडी भोग बटे बूंदी बांगेट गाल बुगलाणी कैर भेजड़ी नीम कटे हेरी हरियाल होई दर हिड़के ए नगन रूप मरुकन निखरे कुदरत धर रूप विखंडित कर मिनक आज बिन मौत मरे जी मिनक आज बिन मौत मरे। तो मिनक ने आखिरी में कवि होई कहवे के जेनी केदियो जीवड़ा तो मरेला बिन मोर ए कुदरत वाली को खुबेर धोम कहावे दाटे सगड़ा लोग अगणित मुखद उपावे कुदरत वाली को जीव अशक्त जीवावे ए सकल रोग तन शोभ भगवत विषाणु भगावे अवल उतारो सह आरती ईश तनो उपहार दी कुदरत व्यथा कवि दीप कहे ए सगड़ा लीदो सारती। तो कुदरत री अवेयर करो और आप जागरूकता रे मोए आगे रहो। आपने जगह भी अधिकारों रो हनन में बटे मरणो कबूल करो पण जागरूक में लड़नो सीखो और आ बात भगवान सिंह जी से सीखो और आप अटे बुलाए मने घणो मान सम्मान दियो। आपने घणा रंग है। लख लख धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय राजस्थानी मार्ग। इसी कड़ी में हमारे बीच जिला उपभोक्ता आयोग पाली के सदस्य एडवोकेट रमेश कुमार जी गौड़। आज के ऐतिहासिक अवसर पर
संविधान की मर्यादा और जनशक्ति की ताकत में अटूट विश्वास रखते हुए ये संकल्प लेते हैं कि हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र केवल शासन व्यवस्था नहीं बल्कि भागीदारी, पारदर्शिता। हम ये स्वीकार करते हैं कि इस देश का वास्तविक स्वामी जनता है और शासन जनता का सेवक है। हम संकल्प करते हैं कि हम अपने अधिकारों को जानेंगे, उन्हें समझेंगे और उनकी रक्षा के लिए सदैव सजग रहेंगे। हम अन्याय, भ्रष्टाचार, भेदभाव, शोषण और सत्ता के दुरुपयोग विरोध शांतिपूर्ण, संवैधानिक और संगठित संघर्ष करेंगे। हम कभी डरेंगे नहीं, हम कभी झुकेंगे नहीं। तालाब, नदी नाला और प्राकृतिक संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर मानते हुए उनकी रक्षा करेंगे। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन को व्यापार नहीं सेवा मानते हैं और व्यवस्था को संवेदनशील व जवाबदेह बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। हम सूचना के अधिकार, सुनवाई के अधिकार, प्रशासन की उदासीनता देखी और यह भी देखा कि जब जनता संगठित होती है तो बड़ी से बड़ी व्यवस्था को जवाब देना पड़ता है। इन्हीं अनुभवों ने मुझे यह पुस्तक लिखने के लिए बाध्य किया। जब पीड़ित मेरे पास समस्याओं की शिकायतें लिखाने के लिए आते थे तब कई बार मुझे लगा कि शिकायतें लिखने से कुछ नहीं बदलेगा, पर जब जब किसी पीड़ित की आंखों में उम्मीद देखी तब तक लगा कि हमें केवल विरोध नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी देना पड़ेगा। यही सोच जन न्याय अधिकार की प्रेरणा बनी। मैं कई सालों से एक आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में काम करता था। कई साथी नए आते थे, उनको सिखाता था कि हम कलम की ताकत से इस भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे वो आरटीआई लेकर किसी कार्यालय में आवेदन करते थे तो उनका एक नया नाम मिलता था, ब्लैकमेलर। जब ब्लैकमेलर का नाम मिलता था उनके सामने लोग उनकी मजाक उड़ाते थे, तब लगता था कि वाकई में हम आरटीआई कार्यकर्ता कभी नहीं बनेंगे, मरना पसंद करेंगे लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता कभी नहीं बनेंगे। मैंने उसमें बदलाव करने के लिए मैं किसी भी सरकारी कार्यालय में जाता और मुझे कोई मेरा परिचय पूछता तो मैं उनको बेझिझक होकर के बताता मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं एक ब्लैकमेलर हूं। मैं हर ऑफिस में जाके अपने आप को ब्लैकमेलर कहना चालू किया। जब अधिकारी सुनते थे तो बिना बताए एक ही बात कहते थे, भगवान सिंह लाभो हो सकता है कि खुला वही बोलता है कि मैं ब्लैकमेलर हूं। मेरी यही पहचान मुझे हर व्यक्ति तक पहुंचना चालू किया और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि इस ब्लैकमेलर शब्द को उनके कानों के सामने जब मैं ठूस के बताता था तो वही अधिकारी शर्मिंदगी महसूस करते हुए मुझे सूचना उपलब्ध करवाते थे। और मेरा 2021 के बाद में राज्य सूचना आयोग में एक भी अपील करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये कारण था कि हम लोग हमें क्या चाहते हैं, हम लोगों से क्यों डरे। लोग क्या कहेंगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने उन लोगों को ताना बाना को ध्यान में नहीं रखते हुए हमें सीधा एक ही कहा जो हमें लोग समाज कहना चाहता है ब्लैकमेलर, तो हम ब्लैकमेलर सही, क्योंकि हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, हमारी मंशा तो गलत नहीं है।
आदरणीय नरपत सिंह जी ने पहले बताया था कि कई बार अधिकारी काम करते तो उस अधिकारी की गलती करने की मंशा क्या थी। एक तो जानबूझ के होती है, एक तो मानवीय भूल से होती है। तो हमने उन मंशाओं को देखा कि हमारी मंशा कहीं गलत तो नहीं है। आज मैं पूरे बाड़मेर जिले में कोई भी अधिकारी मुझे ये आकर के कह देता है कि भगवान सिंह हमने आरटीआई ब्लैकमेलिंग के नाम पर हमें परेशान करके पैसे मांगे या उगाई किया, तो मुझे सरेआम फांसी के फंदे पे लटका देना, मैं लटकने को तैयार हूं। और मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि मुझे अगर सरकार सुरक्षा दिलाए और मुझे बाड़मेर जिले को 1 रुपए का अगर बजट न दे, जितना ये प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जितनी योजनाओं में पैसे खर्च किए जा रहे हैं उतने मुझे संसाधन उपलब्ध करवा दे, मैं इतनी रिकवरियां करवा के मैं बाड़मेर का विकास को 4 गुना करने की, क्योंकि इतने हमारे पास संसाधन नहीं होता, हम विषम परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। तब हमने इस पुस्तक लिखी और उसके बाद में मेरा विश्वास है कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने या सरकार बनाने का काम नहीं है। लोकतंत्र की असली नींव जनता, जन भागीदारी और जवाबदेही है। जब तक शासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। यह पुस्तक इसी जवाबदेही की मांग करती है और यह बताती है कि नागरिक केवल मतदाता नहीं बल्कि शासन के मालिक है। और यह जो पुस्तक मैंने लिखने का शुरुआत किया, कई बार एक व्यक्ति ने मेरे को बैठ के पूछा, क्या सर आप तो आप व्यक्ति हो, हमारे पास हर समय अपील के लिए, आवेदन के लिए तैयार रहते हैं, कभी हमारे पास 1 रुपया नहीं होता फिर भी आप हमारी मदद करते हैं। कल हो सकता है कि आप इतने सरकारों से पंगे लेके बैठे हैं, कल आप नहीं रहे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। और मैंने कहा बात तो सही है। मैंने एक बार कहीं किसी जगह मैंने पढ़ा था कि किसी ने गांधी जी को कहा था, गांधी जी आप तो हमारी मदद करते हो, आपके जाने के बाद हमें न्याय कौन दिलाएगा। तो उनको न्याय दिलाने के लिए भारतीय करेंसी के ऊपर, नोटों के ऊपर गांधी जी का फोटो लग गया, हम उस गांधी जी को आगे कर दिया तो न्याय मिल जाता है। तो हमारा कभी नोटों के ऊपर फोटो तो मेरा नहीं लग सकता है, मैं उस हिसाब से तो मैं न्याय नहीं दिला सकता हूं। तब मैंने एक विचार किया कि इसके लिए हमें कुछ अलग से प्रयास करना होगा और इसलिए मुझे ये पुस्तक लिखने के लिए उन्हीं विचारों ने मुझे बातें की। ग्रामीण शासन की बात करें तो पंचायत, ग्राम सभा और स्थानीय संस्थाएं लोकतंत्र की जड़ है, लेकिन आज वही सबसे अधिक उपेक्षित है। गांव में मूलभूत सुविधाएं, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार और पारदर्शिता की कमी स्पष्ट से दिखती है। योजनाएं आती है, बजट आता है, पर जमीन तक लाभ नहीं पहुंचता। इस स्थिति ने मुझे मजबूर किया कि लोगों को के अधिकारों की कानूनी और व्यवहारिक जानकारी दी जाए ताकि वे खुद अपने गांव की व्यवस्था पर निगरानी रख सके। शहरी क्षेत्रों में भी स्थिति अलग नहीं है, वहां बेरोजगारी, अव्यवस्थित विकास, प्रशासनिक उदासीनता और आम नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। शहरों का विस्तार हो रहा है, परिश्रम सिकुड़ रहा है। यह विडंबना लोकतंत्र के लिए खतरा है। भूमि और किसान का प्रश्न मेरे हृदय के बहुत करीब है। राजस्थान के औरड़, गोचर और टोली की भूमि केवल जमीन के टुकड़े नहीं है, वे हमारी संस्कृति, आजीविका और पर्यावरण की जीवन रेखा है। आज कॉर्पोरेट प्रभाव और विकास के नाम पर इन संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। पेड़ कट रहे हैं, चारागाह खत्म हो रहे हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं। अगर हमने अभी आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए इस पुस्तक में पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा को विशेष स्थान दिया गया है। शिक्षा और समाज की बदलती तस्वीर भी चिंताजनक है। शिक्षा सेवा के बजाय व्यापार बनती जा रही है और युवा दिशा के अभाव में भटक रहा है। मैं चाहता हूं कि युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि समाज बदलने वाला बने। जागरूक युवा ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। प्रशासनिक पुनर्गठन के नाम पर जो केंद्रीकरण बढ़ रहा है उसमें लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। स्थानीय संस्थाओं की शक्तियां घट रही है और जनता की आवाज दूर होती जा रही है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के शरण का संकेत है। इसलिए हमें कानून, अधिकार और संवैधानिक उपायों को समझकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, लोक सेवा गारंटी, शिकायत प्रक्रिया, न्यायालयीन उपाय के, यह सब
हथियार है और इस पुस्तक का उद्देश्य इन्हें सरल भाषा में जनता तक पहुंचाना है। जन न्याय अधिकार दरअसल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक संकल्प है, एक आंदोलन की रूपरेखा है। मैं चाहता हूं इससे पढ़ने वाला हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग बने, अन्याय के सामने खड़ा हो और समाज में परिवर्तन का वाहक बने। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि यह पुस्तक मेरी नहीं, हमारी है। यह आपके संघर्षों की कहानी है। इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करें, इस विचार को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि जन अधिकार मंच के माध्यम से जन न्याय अधिकार केवल एक पुस्तक न रहे बल्कि एक जन आंदोलन बने, एक ऐसी चेतना बने जो हर गांव, हर ढाणी, हर दिल तक पहुंचे। हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाए जहां शासन जवाबदेह हो, व्यवस्था संवेदनशील हो, प्रकृति सुरक्षित हो और हर नागरिक सम्मान के साथ जीवन जी सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि जन न्याय अधिकार की ये मसाल जन जन तक पहुंचेगी और परिवर्तन की लौ जगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, कभी कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, तो आपके खिलाफ कोई भी अगर कार्रवाई अगर होती है उसके संबंध में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हाई कोर्ट में रेड्स हो गई, बेल है या 482 है, इस संबंध में कोई भी कार्य हो तो आप मुझसे हाई कोर्ट में संपर्क कर सकते हैं। पुस्तक का विमोचन था, किस प्रकार से ये पुस्तक लोगों को जनहित को अवेयर करने वाली है और इस पुस्तक का क्या मोटिव है, आम जनता से क्या कहना चाहिए? जैसे ये मैंने पुस्तक जो लिखा है ये जन न्याय और अधिकार, ये पुस्तक का नाम रखा। इसका मतलब ये था कि जनता के द्वारा जब न्याय मांगा जाता है, उनके जो अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है, उसके ऊपर हर रोज़ का मेरे पास में 30 से 50 लोग पर डे मेरे पास आते थे और कुछ न कुछ अपनी समस्याओं को लेके आते थे। दुर्भाग्य मेरा ये था या अच्छा मेरा सौभाग्य था, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे रील बनानी आती नहीं थी कि मैं मेरे पास में जो पीड़ित आते थे उनको लेके मैं उनकी कभी प्राइवेसी भंग नहीं करता था। जो भी आया मेरे से जैसा मदद हुआ मैंने उनको करता रहा। लेकिन कई बार जब संख्या बल बढ़ जाता था, लोग ज़्यादा आने लग जाते थे, फिर एक एक आदमी को बताने में काफ़ी समस्याएं होती थी। तब हमने जो समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए उसके बारे में हमने जन न्याय अधिकार पुस्तक एक लिखी और वो एक जनता को समर्पित किया। इस पुस्तक में सभी जगह विभाग होते हैं, मतलब मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। इस किताब में कई बार लोगों ने अभी तक मेरे पास में किसी का कॉल आता था, पूछता था। एक बार अचानक से मैंने सोशल मीडिया पे एक डाला कि मैंने एक पुस्तक लिखा है, तो मुझे वो हर व्यक्ति फ़ोन करके पूछता था आपने किसको टारगेट किया है। मतलब उनको ये लगता था कि किसी को टारगेट करके पुस्तक लिखी गई है, इसमें किसी को टारगेट नहीं किया गया। हमने उसमें संवैधानिक समाधान की बात किया, मैंने राजस्थान की व्यवस्था, उसकी विफलता और संवैधानिक समाधान की बात किया मैंने कि ये कानून के अंदर हमारे पास में क्या अधिकार है। जब संविधान लिखा गया तो उसमें देश के नागरिक को मालिक का दर्जा दिया गया था और जो मालिक है आज हाथ जोड़ के खड़ा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। और हम किसी भी कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे जवाबदेही तय नहीं है और उसको पूरी समस्याओं प्रत्येक विभाग के मुद्दों को लेकर हमने इस पुस्तक को लिखा है और जनता को समर्पित किया है कि लोग इस पुस्तक को पढ़ें। हम कई बार कोर्ट कचहरी कानून में अगर जाते हैं, कई चीज़ें हमें समाधान नहीं मिलता है, तो जनता खुद अगर जागरूक हो जाए। कई बार ऐसा रहता है कि मैंने 2-2.5 साल तक मैंने राजनीतिक में रह के भी पूरा एक अनुभव किया। मैंने उसको देखा कि राजनीतिक में क्या है, लोग एक दल से परेशान होते हैं तो दूसरे दल में जाते हैं, दूसरे में परेशान होता है तो फिर वापस उसी के पास जाते हैं और हमारे पास में कुछ है नहीं। तो जनता जाए तो कहाँ जाए? तो जनता उसमें से जागरूक होकर के अपने अधिकारों के लिए, संवैधानिक हितों की रक्षा के लिए खुद लड़े। अभी हम ओरण गोचर की बात करें तो हमारे पास इतनी सारी कंपनियां आ चुकी है, उन कंपनियों के द्वारा गोचर भूमि का ऊपर कंपनियों को आवंटन किया जा रहा है। पशुधन के रुकने के लिए कोई जगह नहीं बची है, पर्यावरण है उसका क्षरण किया जा रहा है। तो उन लोगों को समाधान करने के लिए हम कैसे करें? जैसे हमारे बाड़मेर जैसलमेर में डीएनपी सबसे बड़ा मुद्दा था, जीआईबी है वो सबसे बड़ा विकास का अंदर रोड़ा था। तो हमने डीएनपी और जीआईबी के अंदर विकास किस प्रकार से कराया जा सकता है और कैसे जीआईबी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है,
तो हमने उन चीज़ों के विकास के लिए कैसे उसमें आयाम स्थापित किया जा सकता है, जनता कैसे अपनी मांग को रख सकती है, उसके लिए हमने इसमें पूरा पुस्तक में उल्लेख किया है। कॉलेजों के अंदर लोगों का एडमिशन करवा के उसमें एक बीएड करवा के जैसे हमारे भविष्य निर्माण करता है उसमें बनाया जाता है, लेकिन वो सही तरीके से उनका भविष्य निर्माण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ भी बीएड कॉलेजों में शिक्षक सही नहीं है पढ़ाने वाले, तो फिर वो किस प्रकार से वो आगे शिक्षा को मजबूत कर पाएंगे, उसके ऊपर हमने पूरा इसमें फोकस डाला है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी विभाग में, सरकारी विभाग की बात करें तो उसमें स्टाफ नहीं है, और शहरी के अंदर वह डेपुटेशन के ऊपर पूरे बैठे हैं। तो ये जब हमारा संविधान ने अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दे रखा है, तो फिर ग्रामीण और शहरी में हमारे पास में ये दोहरा व्यवहार क्यों है? ग्रामीण क्षेत्र में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा, लेकिन उसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होती है। ग्राम पंचायत में एक जगह ग्राम पंचायत की बात नहीं करता हूँ, 100% ग्राम पंचायतों में सरपंच के पास कोई पावर नहीं होता है, वो ग्राम सभा के पास पावर होता है, लेकिन ग्राम सभा होती है वो सिर्फ कागजों में होती है, उसका कभी समाधान नहीं होता है। तो हमने ग्राम सभा, वार्ड सभा, शहरों के अंदर वार्ड सभा है, उनके ऊपर पूरा फोकस डाल के हमने बताया कि आपके अधिकार क्या है, वो ग्राम सभा कैसे होगी, उसका कैसे quorum पूरा माना जाएगा, वो पूरा इसमें बताया है। और ये जिस प्रकार से पुनर्गठन पंचायतों का हुआ है उसके बारे में बताया है। सूचना का अधिकार कैसे उपयोग किया जाए, हमारा सुनवाई का अधिकार का उसका कैसे उपयोग करें, लोक सेवा गारंटी है, उसमें कौन कौन से विभाग आते हैं, इसके दायरे में आते हैं, कब तक इसमें ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम में हमारा कार्य पूर्ण होना चाहिए, वो इसमें फोकस दिया है। स्थायी लोक अदालतों में हम कौन कौन से प्रकरण ले जा सकते हैं, उसमें क्या समाधान हो सकता है। ग्राम सेवा सहकारी समिति में किसानों में के नाम पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुए है, उसके ऊपर हम लगाम कैसे लगा सकते हैं, उसका हमने समाधान बताया, समस्या भी बताई है। ये पूरे हमने जैसे इसमें 41 अध्याय लिखे हैं और 7 भागों में इसको बांटा है, तो एक सही तरीके से एक लोगों को एक उनके लिए एक पूरा एक अधिकार दे रखा है, मतलब संविधान को एक शॉर्ट भाषा में उनको समझाया है या हमारी देसी भाषा में उनको समझाने का पूरा प्रयास किया है, ताकि लोग इसमें जागरूक हो और एक जन आंदोलन करके लोग, अगर प्रशासन सरकार कानून जब नहीं मानता है तो लोग जन आंदोलन का रास्ता अपनाएं और उसमें से हम मजबूती से सरकार के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। ये पूरा इस पुस्तक में। अच्छा, क्या अपील करोगे ज़्यादा से ज़्यादा इस पुस्तक को लोग पढ़े? इसके लिए मैं लोगों को ये कहूँगा कि जैसे मेरे पास मोस्टली 80% मेरे पास ऐसे मामले आते हैं जो ग्राम पंचायतों के आरटीए लगाने के लिए आते हैं। सब पंचायत में भ्रष्टाचार हो गया है, तो मैं ये कहता हूँ कि पंचायत में अगर भ्रष्टाचार हुआ है उसमें कैसे लड़ सकते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं होगा। इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़े तो उसमें आपको पता लग जाएगा। हॉस्पिटल है, उसमें हमें कौन सा अधिकार है और हॉस्पिटल कैसे फर्जी है, उसके लिए देखने के लिए इस पुस्तक को पढ़े। जिस प्रकार से विद्यालयों के अंदर कुक कम हेल्पर है, कुक कम हेल्पर के नाम पे उनको किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, तो उसको कुक कम हेल्पर को कैसे हम न्याय दिलाएं, वो इस पुस्तक में लिखा गया है। खेजड़ी के लिए हमारे पास एक कानून बनाने की बात चल रही है राजस्थान सरकार के अंदर, तो हमने उसमें बताया कि 1955 में जब ट्री प्रोटेक्शन एक्ट जो बना था उसमें 100 रुपये जुर्माना था, और आज की तारीख में उस महंगाई को बढ़ते हुए देखा जाए तो 1 लाख रुपए तक जुर्माना होना चाहिए। फिर सरकार किस प्रकार से इन कंपनियों को पेड़ काटने की अनुमति दे रही है, मतलब उनको एक लाइसेंस दे रही है, कैसा कानून लेके आ रही है, वो हमने इसमें पूरा उल्लेख किया है, पूरा बताने का प्रयास किया है। हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, तो उनके अंदर किस प्रकार से हुआ है, कॉलेज और प्राइवेट स्कूलें हैं उसमें किस प्रकार से लोगों का शोषण किया जा रहा है, वो इस पुस्तक में दिया गया है। तो हर व्यक्ति को कहूँगा कि आपके जीवन के अंदर जितना भी होगा इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे तो पूरा आपके पास में इसका समाधान मिल जाएगा।